धन्यवाद राजीव जी। राहुल नार्वेकर साहब के फैसले से तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ होगा। जो राहुल नार्वेकर साहब की गतिविधियों से परिचित हैं या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह का उन्होंने रवैया अख्तियार किया था, तो किसी को यह उम्मीद, जो ये उन्होंने निर्णय सुनाया है, सबको अपेक्षा यही थी कि ऐसा ही होगा। वह किसी को अयोग्य, कम से कम शिंदे गुट का योग्य नहीं करने जा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को खारिज नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो कुछ भी विधानसभा अध्यक्ष ने या राज्यपाल ने किया वह कानून सम्मत नहीं था, वह उनसे गलती हुई, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। और जब अगर एक ऐसी सरकार बनी जो कानून सम्मत निर्णयों के आधार पर बनी, कानून सम्मत गैर कानूनी निर्णयों के आधार पर बनाई गई, वह सरकार कैसे चल सकती है? सामान्य बुद्धि से अगर सोचा जाए तो उस सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज नहीं किया। तो नार्वेकर साहब से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो शिंदे गुट के लोगों को खारिज करने जा रहे हैं। अब ये तो जिस तरह का उन्होंने फैसला दिया है कि शिंदे साहब भी सही हैं और उद्धव गुट के जो विधायक हैं वो भी सही हैं। अगर दोनों पार्टियों के व्हिप के निर्देश सही हैं और दोनों गुट के विधायकों ने एक व्हिप का तक उल्लंघन किया ही, और बावजूद इसके आप मानते हैं कि नहीं वो भी सही है और ये भी सही है, तो ठीक है, नार्वेकर साहब है, उनको चैलेंज कौन करेगा? वो एक संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले जो निर्णय, जो स्थिति हुई थी, सबके सामने है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो कभी ये उम्मीद नहीं बांधे था कि नार्वेकर साहब के कुर्सी से कोई ऐसा निर्णय आएगा जो बड़ा विस्फोटक होगा, या ऐसा निर्णय हो जाएगा जिसमें कोई संसदीय इतिहास बन जाएगा। मुझे व्यक्तिगत रूप में उम्मीद नहीं थी, और कम से कम मेरी सोच सही साबित हुई। मणिपुर से जहां तक राहुल गांधी की यात्रा के शुरू करने का सवाल है, देखिए, मैं अभी मुतमईन हूं कि राहुल गांधी की उस यात्रा को मणिपुर से शुरू करने में कोई रोक नहीं पाएगा जी। और अभी तक जो स्थिति, आप सरकार ने कहा कि आप वहां कोई रैली नहीं कर सकते हैं, रैली राहुल गांधी आयोजित तो कर नहीं रहे हैं, अब जनता को रोक लीजिएगा। जब उस जगह पहुंच करके अपने 5 साथियों के साथ राहुल गांधी जब यात्रा शुरू करेंगे, तो वहां कोई जनता को आने से आप रोक लीजिएगा, जिस सरकार की ताकत होगी रोक लेगा। और इसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता का भी पैमाना सामने आ जाएगा कि राहुल गांधी कितने लोकप्रिय हैं। मणिपुर में जिन लोगों ने उनका स्वागत किया था खुले मन से और एकदम हाथ फैला करके, वो कौन लोग थे, ये सरकार को भी समझ में आ जाएगी। राहुल गांधी वहां से ही यात्रा शुरू करेंगे, उस यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। ये मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं इस विषय को लेकर के। सरकार जो बात कर रही है कि आप वहां रैली नहीं कर सकते हैं, रैली अगर आदमी रहेगा तो उससे बात करेंगे आप, लोग नहीं आएंगे तो आप कहीं रैली नहीं कर सकते हैं। आपको अनुमति दे दी जाए कि आप रैली कर लीजिए जहां चाहिए वहां। अरे रैली किसकी होती है? लोगों की होती है। जब लोग आएंगे तो आप रैली अपने आप हो जाएगी, आप उनको बोलने से रोक नहीं सकते। और लोग नहीं आएंगे तो जहां आपको अनुमति रहेगी वहां भी आप रैली नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से जन समर्थन मिला, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद मणिपुर की घटनाओं को लेकर के राहुल गांधी जब वहां पे गए, और जिस तरह का लोगों ने उनको खुले मन से स्वागत किया, और जिस बड़े पैमाने पर लोग उनसे मिलने के लिए आए, उनके वाहन को जब रोक दिया गया था सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, उस समय जो दृश्य उपस्थित हुए सड़कों के ऊपर, यह बताता है कि कोई राहुल गांधी की यात्रा को रोक नहीं पाएगा। या और ये संभव नहीं है कि मणिपुर में आप घुसने से उनको मना कर दें, यह भी संभव नहीं है। तो ये सरकार कुछ भी कह ले और जिस तरह के बयानबाजी करेगी, मेरा अपना मानना है कि उससे राहुल गांधी और इंडिया दल समूह को ही फायदा होना है। लोग उससे राहुल गांधी को छोड़ के चले जाएंगे, या इस निषेध लगाने से लोग राहुल गांधी की रैली में या उस यात्रा में शामिल नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ये ऐसा होता है तो हम और आप या जितने भी विश्लेषक इंडिया दल समूह की सफलताओं को लेकर के उम्मीद बांधे हुए हैं, सब बेमानी है जी। वो तो यात्रा वहीं से शुरू होगी। तीसरी बात कि जो आज महाराष्ट्र में हुआ, उस फैसले से महाविकास अघाड़ी को फायदा है। यह सरकार अगर चली भी जाती तो उससे कुछ होना हमारा नहीं था जी। अगर वो अयोग्य भी करार दिए जाते तभी कुछ होना हमारा नहीं था, क्योंकि सरकार गिरने वाली नहीं थी। इस सरकार को चलाने रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इंतजाम कर लिए थे, अजीत दादा पवार को अपने साथ ला करके। केवल इस अगर अयोग्य करार दिए जाते तब भी महाविकास अघाड़ी का नैतिक जीत थी, और अयोग्य नहीं करार दिए गए हैं तभी इनका राजनीतिक लाभ है। जिस तरह का एक नैरेटिव, जिस तरह का एक सहानुभूति की भावना
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है, या और मजबूत होगा। कोई भी व्यक्ति खास महाराष्ट्र का कोई भी नागरिक इस फैसले को बड़े मन से स्वीकार नहीं कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, शिंदे साहब के समर्थक, एनडीए के समर्थक इनको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग इनके विरोध में हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे संभव है कि आप दोनों गुटों के सदस्यों को आप वैध मान रहे हैं? आप एक तरफ कहते हैं कि एक व्हिप सही था, प्रभु साहब को व्हिप स्वीकार किया जाता है, और दूसरे जो व्हिप थे उनको स्वीकार नहीं किया जाता। अगर दोनों व्हिप कोई एक व्हिप वास्तव में नहीं था तो उस व्हिप का तो उल्लंघन हुआ, किसी गुट ने तो किया, चाहे शिंदे गुट ने किया, चाहे ठाकरे गुट ने किया। अगर वो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन है तो वो क्यों नहीं मान्य? वो दल बदल कानून के तहत कैसे आप उसको स्वीकार कर लेते हैं? कोई बात नहीं, नार्वेकर साहब का आदेश है। तो इससे लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो ये राजनीतिक हलचल है, इस राजनीतिक हलचल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में एक राजनीतिक बढ़त मिलेगी, और इंडिया दल समूह के में जो दल शामिल है उनके लिए भी एक तरह का यह संदेश है कि आप किस तरह की राजनीति को देखना चाहते हैं। आप उस राजनीति को देखना चाहते हैं कि एक राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को मंत्री बना दे, इस तरह की राजनीति चले, या आप ये देखना चाहते हैं कि जो चुनाव जीते, जो जिसके पास जन समर्थन हो, उसी को सरकार बनाने का मौका मिले? आप क्या देखना चाहते हैं? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि व्यवस्था कानून सम्मत चलती रहे, संघीय ढांचा बना रहे, लोकतांत्रिक ढंग से सरकारें चुनी जाए, राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के अवसर मिले, तो आपको एक साथ आना पड़ेगा और आपको अपने छोटे मोटे जो आग्रह दुराग्रह है एक दूसरे के प्रति वो छोड़ने पड़ेंगे। इस आज दिन भर की राजनीतिक गतिविधियों का संदेश यह है। और मेरा अपना मानना है कि इसके वजह से जो महाराष्ट्र में थोड़े बहुत, या उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, या अन्य कुछ एक आध राज्यों में जहां सीट बंटवारे को लेकर के थोड़ी बहुत झिझक भी होगी, वो खत्म होगी। और नार्वेकर साहब का जो फैसला है मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने इंडिया दल समूह को ताकत दी है, और जो कि इस समय देश के लिए और विरोधी दलों के लिए एक आवश्यक एक तत्व मैं महसूस करता हूं कि इस तरह की घटनाएं ही इंडिया दल समूह को मजबूत करेंगी। जब आपको झटके लगेंगे और आप जो उम्मीद पाले हुए वो नहीं हो है कि अगर यह एक धार्मिक आयोजन है, जो कि धार्मिक मंदिर का काम धार्मिक आयोजन का है, हिंदुओं का मंदिर बन रहा है, और हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ जो धर्माचार्य हैं उनके ऊपर कोई नहीं है, चारों शंकराचार्य के ऊपर कोई नहीं है। पुरी के शंकराचार्य जी आपके सामने बोल रहे हैं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात हम सभी लोग सुन चुके हैं, बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य की बात हम लोग सुन चुके हैं, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य की बात हम लोग सुन चुके हैं। सभी ने धार्मिक आधारों पर इस आयोजन में शामिल न होने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मंदिर अपूर्ण है, उन्होंने कहा कि जो जिस समय इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराना विग्रह कहाँ है जहां पे पूजा हो रही थी। सवाल इस बात का है। दूसरी चीज जो इसके प्रतिकार में चंपक राय जी ने कहा कि रामानंदाचार्य संप्रदाय का मंदिर है। ठीक है, तो क्या रामानंदाचार्य संप्रदाय के लोग शंकराचार्य से की बातों से गौरव नहीं होते हैं? वो लोग शंकराचार्य की परिधि में नहीं आते क्या? उनकी बात उन पर लागू नहीं होती है? वो हिंदू सनातन परंपरा से अलग है। और अगर आप ये मानते हैं तो इनमें रामानंदाचार्य संप्रदाय के कौन लोग हैं जो लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हैं? आखिर क्या इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रामानंदाचार्य संप्रदाय के लोग करा रहे हैं? बहुत दूर नहीं है उनका मठ, उनका मठ वाराणसी में है। उनके किस धर्म गुरु को आपने बुला लिया? और दूसरी चीज कि यह पूरा का पूरा मंदिर निर्मोही अखाड़े का माना जाता है, उसी के पुजारी वहां पे रहते हैं। वो अखाड़े के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर कहां पे है, किस भूमिका में है वो? और क्या अखाड़े, अगर ये राम मंदिर निर्मोही अखाड़े का हिस्सा है तो क्या अखाड़े शंकराचार्य के अधीन नहीं आते? उनको नहीं मानते हैं वो? क्या शंकराचार्य की बात इन अखाड़ों पर लागू नहीं होती? किसकी बात आप बता रहे हैं? और अपूर्ण मंदिर। और दूसरी चीज, प्रशांत जी ने कहा गृह निर्माण,
गृह प्रवेश और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोनों में बहुत फर्क है। आप अधूरे मकान में गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप उस मकान में रह करके उस मकान की फिनिशिंग के काम करा सकते हैं, लेकिन खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं कर सकते आप, और अपूर्ण मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। दो अलग चीजें हैं। गृह प्रवेश एक गृहस्थ का आयोजन है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक धार्मिक आयोजन है। उसकी पूरी धार्मिकता, उसकी पूरी शास्त्रीयता है, उसके पूरे प्राविधान हैं। आप अपने मकान में नींव डाल लीजिए और गृह प्रवेश का शुभ दिन आपको मिल जाए, टीन छप्पर डाल के प्रार्थना शुरू कर दीजिए, दरवाजा बाद में लगाइएगा, पूरी छूट है आपको। फर्श बाद में बनवाइएगा, बिजली कनेक्शन बाद में लीजिएगा, कोई नहीं रोकने वाला है आपको। लेकिन एक अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, यह पूरा उसका प्राविधान है। एक टूटी हुई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसकी पूजा नहीं हो सकती। अगर आपके घर में कोई शीशे में बना हुआ फोटो है और शीशा टूट गया तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए आपको। इस तरह के प्रावधान हमारे यहां है। आप पूर्ण प्रतिमा की पूजा कीजिए। तो अगर यह धार्मिक आयोजन है, धार्मिक शास्त्रीयता का पालन होना चाहिए। और अगर ये राजनीतिक आयोजन है तो किसी अन्य राजनीतिक दल के आयोजन में किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य हो जाएगा। स्थिति साफ है एकदम। मणिपुर की बात अगर आप करते हैं राजीव जी, मुझे एक घटना याद है, आपको मैं बताना चाहता हूं। यह बात है 2007 के दौरान, जब 2011 के समय घटना होगी। 2011 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी ने 2 दिन के धरने का, प्रदर्शन का आह्वान किया राज्यव्यापी सरकार के खिलाफ, और राज्य सरकार ने उस पर रोक लगा दिया। स्थिति यह आई कि समाजवादी पार्टी का जो विक्रमादित्य मार्ग पे दफ्तर है, उसके सामने बल्लियां गाड़ दी गई, कोई बाहर नहीं निकल सकता। और पूरे लखनऊ में, मैं लखनऊ में था उस समय, पूरे लखनऊ में चप्पे चप्पे पुलिस लगी हुई थी। किसी को निकलने की घर से इजाजत नहीं थी। जितने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे सब हाउस अरेस्ट थे। अखिलेश यादव उन समय पे एमपी हुआ करते थे और लोकसभा चल रही थी। वह लौटे दिल्ली से अपने धरने में शामिल होने के लिए, और लखनऊ एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलायम सिंह जी अपने दफ्तर से अकेले निकले एक गाड़ी में। उस गाड़ी में मुलायम सिंह जी थे और निकले कि उस कार, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुझे लखनऊ जाना है, मैं मेरा पार्लियामेंट हूं, सदन की कार्रवाई भाग लेने के लिए जा रहा हूं मुझको। लोगों ने, किसी ने उनको इजाजत नहीं दी उनके साथ कैसे हो जाने के लिए। वो अपनी गाड़ी से निकले। मेरे सामने एक घटना है, अकेली एक गाड़ी आई और जो हजरतगंज चौराहा है, हमारे ख्याल से आप भी देखे होंगे, प्रशांत जी और सभी लोग देखे ही होंगे, जो आज अटल चौराहा कहा जाता है, उसी चौराहे पर वो गाड़ी आकर रुक गई। किसी को नहीं पता कि इस गाड़ी में कौन है। उसमें से उतरते हैं मुलायम सिंह यादव और एक चादर बिछा करके उस चौराहे पर बैठ गए। अकेले चादर बिठा के बीच चौराहे पर बैठ गए। वो हजारों हजार की संख्या में लोग वहां उपस्थित हो गए और जिस आयोजन को, जिस प्रदर्शन को, जिस धरने को विफल करने के लिए पूरी पूरी सरकार लगी हुई थी, वो सबसे सफल आयोजन हो गया। क्या मणिपुर की सरकार इंफाल के नागरिकों को यह निर्देश देने के लिए तैयार है कि कोई भी राहुल गांधी के साथ चलेगा नहीं? अगर वो सड़क पर चलेंगे तो उनके अगल बगल कोई दिखाई नहीं पड़ेगा? क्या यह निर्देश दे सकती है वो? और राहुल गांधी को अकेले कोई सड़क पर चलने से रोक सकता है? अगर राहुल गांधी को अकेले सड़क पर चलने से रोका नहीं जा सकता तो फिर उनकी पदयात्रा को वहां से शुरू होने से कोई रोक नहीं सकता। आज जो राहुल गांधी की लोकप्रियता है देश के विभिन्न हिस्सों में और खासतौर से मणिपुर में, मैं इसको स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हूं कि उनकी पदयात्रा को वहां से कोई प्रारंभ होने से रोक लेगा कोई सरकारी आदेश। राजनीतिक कार्यक्रम सरकारी आदेशों से नहीं रुकते हैं, कभी नहीं हुआ है और नहीं होगा। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी वहीं से शुरू करेंगे और बहुत हो गए लोग अकेले चलने देंगे, उनको अकेले चल देंगे। वो राहुल गांधी ने क्या कहा था जब उनसे श्रीनगर में कहा गया कि आप नहीं जा सकते, उन्होंने कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, जो भी चुनौतियां आएंगी उसका सामना करूंगा। क्या हुआ? बिल्कुल एक गिरती हुई भयानक बर्फबारी में एक बड़ा जबरदस्त राजनीतिक आयोजन किया उन्होंने। बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल हुए। प्रशासनिक आदेशों से राजनीतिक आयोजनों को आप नहीं रोक सकते, संभव ही नहीं है। अगर कोई सोचता है तो दिवा स्वप्न देख रहा है। और कांग्रेस ने जो फैसला किया, कांग्रेस का मंदिर, आप अगर मंदिर चले जाते तो कौन खुश होता उससे? वो लोग जो मंदिर के बनने से खुश हैं। और क्या वो कांग्रेस के साथ हैं? वो कांग्रेस के समर्थन में आने वाले हैं? तो किसके लिए जाएंगे आप?
और जो लोग सामाजिक न्याय के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों के साथ इंडिया दल समूह कांग्रेस की सियासत के साथ जोड़ रहे हैं, वह क्यों इस बात का समर्थन करेंगे कि कांग्रेस वहां जाए?